चलिए सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कल वाली वीडियो में भी। तो देखते हैं, देखिए जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन के लिए हमने रखा है कि हॉर्मुज जो जल डब्रूमध्य है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फारस की खाड़ी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। वैश्विक स्तर पर कुल उपभोग किए जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा इस जलमार्ग से होकर गुजरता है। हाँ, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ये फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को नहीं जोड़ता है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनसे बाहर हंसकर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। तो मुश्किलें तो आएंगी, अगर मुश्किलों को आएंगी और उसके आते ही रोके बैठ जा रहे हो वो तो सही नहीं है ना। मुश्किलें आती है उसको सोल्व करना सीखो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आज की जो न्यूज है वो इलोन मस्क से संबंधित है। स्पेस एक्स क्वार्टरली रेवेन्यू जंप इन डेप्ट रिजल्ट एज सैटेलाइट एआई बिजनेस। ठीक है, तो जो ये है ना, इलोन मस्क, चाहे वो एआई हो या फिर स्पेस से रिलेटेड कोई चीज हो, इन दोनों में झंडा गाड़ रहा है ना। ये देखिए, ये थंबनेल है। अंतरिक्ष से लेकर एआई तक इलोन मस्क का दबदबा। एआई हो चाहे अंतरिक्ष हो, हर जगह इनका दिमाग चल रहा है। पता नहीं क्या खाते होंगे ये, क्या ऐसा सोचते रहते हैं। तो अंतरिक्ष से लेकर एआई तक इलोन मस्क का दबदबा। स्पेस एक्स का रेवेन्यू 7.8 बिलियन डॉलर और 7.8 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। चलिए अब देखते हैं। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो इस विशेष कंटेंट जो करंट अफेयर्स है इसमें हम एनालिसिस करेंगे और बहुत सारी चीज समझेंगे। अमेरिका, इसमें यूएसए के बारे में है तो यूएसए के बारे में समझेंगे, स्पेस एक्स के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं इलोन मस्क। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पकड़ने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनियों में से एक स्पेस एक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में जून 2026 में स्पेस एक्स का ऐतिहासिक आईपीओ आया था। इसको हटा देता हूँ। आईपीओ आया था। अब कंपनी ने पब्लिक होने के बाद अपनी पहली तिमाही, है ना, 2026 में जो पहली तिमाही है, Q2 अप्रैल से जून के नतीजे जारी किए हैं। इसके बाद क्या होता है कि आज के सेशन में हम समझेंगे कि कंपनी की कमाई में इतना बड़ा उछाल क्यों आया। इलोन मस्क का एआई को लेकर क्या मास्टर प्लान है और प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी या कोई भी वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन से बिंदु आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इसको देखना है आपको, ध्यान से समझना है और एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा नोट करते चलना। तो पॉइंट हम समझते हैं क्या क्या इसके पॉइंट रहेंगे। देखिए, रेवेन्यू बम्पर उछाल, रेवेन्यू ग्रोथ। स्पेस एक्स का Q2 रेवेन्यू बढ़कर 7.8 बिलियन हो गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 4.1 बिलियन था, लगभग 2 गुना हो गया। ऑपरेटिंग नुकसान में कमी, है ना, नैरोविंग लॉसिंग। कंपनी का कुल ऑपरेटिंग लॉस घटकर 143 मिलियन डॉलर रह गया, जो पिछले साल 970 मिलियन डॉलर था। स्टारलिंक, अब स्टारलिंक समझते हैं, स्टारलिंक की भूमिका। स्टारलिंक का राजस्व 66% बढ़ा है और कंपनी के कुल राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा केवल स्टारलिंक से आया है। इसके सब्सक्राइबर बढ़कर 12 मिलियन हो गए हैं। वाओ, 12 मिलियन! मेरे भी करवा दो, मैं 12,000 ही करवा दो बस, मिलियन तो नहीं, 12,000 ही करा दो। अभी तो 1500 ही है। एआई, एआई पर आक्रामक खर्च। मैसिव एआई कैपिटल एक्सपेंडिचर ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, कंप्यूटर कैपेसिटी पर कंपनी का खर्च 749 मिलियन डॉलर से बढ़कर 15.83 बिलियन डॉलर हो गया है। भविष्य के लक्ष्य, फ्यूचर टारगेट क्या है? दिसंबर तक 100 मिलियन डॉलर रेवेन्यू रन रेट का लक्ष्य और एक साल के भीतर 1000 B3 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना। दूसरा है कि 2 गीगावाट
से बढ़ाकर अगले साल तक 10 गीगावाट कंप्यूटर कैपेसिटी हासिल करना है। ये स्टारलिंक, स्पेस एक्स, चलिए समझते हैं, थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं। स्पेस एक्स की रणनीति को समझे तो यह है क्रॉस सब्सिडाइजेशन, एक बिजनेस के मुनाफे से दूसरे नए बिजनेस को फंड करना, ठीक है, का बेहतर उदाहरण है कंपनी स्टारलिंक के स्थित और बढ़ते कैश फ्लो से अपने हाई रिस्क हाई रिवोल्ट वाले स्टारशिप डेवलपमेंट और एआई डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रहा है या कर रही है। अब देखिए थोड़ा सा स्टैटिक समझ लेते हैं। अब स्पेस एक्स की स्थापना 2000, ये हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस एक्स 2002 में स्थापना होती है। स्पेस एक्स की 2002 में स्थापना होती है। इलोन मस्क करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया मिलेगा, हाउटन यूएसए में। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित उपग्रहों का एक समूह इसको बोलते हैं कंस्टेलेशन, जो दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते हैं ना, उसको यही प्रदान करता है स्टारलिंक। अच्छा, लियो क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र है, जहां अधिकांश कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखे जाते हैं ताकि लेटेंसी कम रहे। अच्छा, आईक्यू क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई गैर सूचीबद्ध मतलब प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचकर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है। अच्छा, कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, वह पूंजीगत व्यय जो कंपनियां संपत्ति, प्लांट, डेटा सेंटर या तकनीकी उपकरण खरीदने या बढ़ाने में खर्च करती है। इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, 2002 में इलोन मस्क द्वारा स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन मतलब स्पेस एक्स की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि अंतरिक्ष यात्रा की लागत कम की जा सके और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाई जा सके। 2008 फाल्कन 1 2008 में फाल्कन 1 मतलब ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला निजी तौर पर विकसित तरल ईंधन रॉकेट बना, फाल्कन 1। अच्छा, 2015 में फाल्कन 9 के पहले चरण मतलब फर्स्ट स्टेज को पहली बार सफलतापूर्वक वापस पृथ्वी पर लैंड कराया गया, जिसने रीयूजेबल रॉकेट के युग की शुरुआत की। रीयूजेबल रॉकेट की शुरुआत कब हुई? 2009 फाल्कन। 2019 में स्टारलिंक सैटेलाइट का पहला जो समूह लॉन्च किया गया था। 2026 जून में स्पेस एक्स का ऐतिहासिक आईपीओ आया, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग कितना हो गया था? 1.75 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा, यूएसए का आपको मैप देखते हैं। देखो, ये आपको मिलेगा, इधर मिलेगा कौन सा सागर, और इधर अटलांटिक सागर, इधर प्रशांत महासागर, या पैसिफिक सागर बोलते हैं। ये आपको यूएसए दिखाई देगा, अलास्का, और ये पूरा यूएसए दिखाई देगा। ये पूरा उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर आपको मैक्सिको दिखाई देगा, और मैक्सिको के साथ साथ ये जो दिखाई दे रहा है मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं, या यूएसए की खाड़ी बोला जाता है इसको। ओके, सही है। तो क्या क्या हो गया? ये कनाडा हो गया, आपको कनाडा दिखाई दे रहा होगा, ये मैक्सिको दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका है। इधर आपको प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें, इधर चले जाओगे तो इधर एशिया दिखाई देगा, ये रूस का पार्ट दिखाई दे रहा है। देखो, अब देखते हैं, ये है अमेरिका। ओके, ये अमेरिका निकल का आया, और अमेरिका में आपको बहुत सारे इसके स्टेट दिखाई दे रहे हैं। समझते हैं स्टेट। ये यूएसए का भौगोलिक मैप है। आप इसको जब पीपीटी डाउनलोड होगी तो उसमें देख सकते हैं। बाकी हम समझते हैं यूएसए को। यूएसए की भौगोलिक स्थिति है ना, देखो सीमा है। उत्तर में इसके कनाडा मिलेगा, और विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा 8,891 किलोमीटर लगती है। दक्षिण में इसके मैक्सिको मिलता है, ये अभी मैप में भी देखा था। ओके, दक्षिण में मैक्सिको मिलता है, और पूर्व में अटलांटिक महासागर मिलता है, अटलांटिक महासागर। पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन मिलता है।
उसके बाद अब हम प्रशासनिक विभाजन देखते हैं इसका। कुल राज्य जो है इसमें 50 हैं, 48 मुख्य भूमि पे हैं और और प्लस अलास्का और हवाई हैं, इसके अलग अलग हैं। अलास्का आपको देखा होगा कनाडा से, वहाँ पे मिलता है कनाडा के ऊपर, और हवाई आपको इसमें प्रशांत महासागर दिखाई देगा। राजधानी क्या है इसकी? वॉशिंगटन डीसी है। यह किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, ये संघीय जिला है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट है वॉशिंगटन डीसी। जैसे अपने यहाँ दिल्ली है ना, यूटी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है इनका अलास्का है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा कैलिफोर्निया है। प्रशासनिक विभाजन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टैटिक और समझ लेते हैं। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं। रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन आपको अमेरिका में मिलेगा, ये पश्चिमी अमेरिका में मिलेगा। और एले एपेलेचियन या अपलेशियन बोलते हैं इसको, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन पर्वत माउंटेन, ये पूर्वी अमेरिका में मिलेगा। इसकी नदियां देख लेते हैं। नदियां जैसे कि मिसिसिपी मिसोरी, मिसिसिपी मिसोरी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। कोलोराडो नदी जो ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। अच्छा, महान झील ग्रेट लेक्स देखते हैं, इसको होम से याद करते हैं, जैसे कि ह्यूरन और एंटियो, मिशिगन। मिशिगन एकमात्र झील है जो पूरी तरह से कहाँ है? यूएसए में है। ईरी और सुपीरियर, सुपीरियर झील है ना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, लियो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लियो उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जियो जियो स्टेशनरी, जियो उपग्रह की तुलना में लियो उपग्रह में लेटेंसी काफी कम होती है। ऑप्शन सी है स्टारलिंक और ऑप्शन सी है स्टारलिंक और वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं लियो नेटवर्क का ही उपयोग करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ये वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, कथन गलत है। एक पहला कथन गलत है। लियो की ऊंचाई 160 से 2000 किलोमीटर होती है। 3600 किलोमीटर जियो और जीएसओ की होती है ऊंचाई, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के संबंध में निम्नलिखितों में से कौन सा सही है? डेटा सेंटर के निर्माण और एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद को राजस्व व्यय माना जाता है। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, पूंजीगत व्यय कैपेक्स से कंपनी की दीर्घकालीन संपत्ति और उत्पादकता क्षमता का निर्माण होता है। सी, कैपेक्स में वृद्धि से हमेशा कंपनी की जो अल्पावधि शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग नुकसान में तुरंत कमी आती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन राइट है इसका डी। पूंजीगत व्यय से कंपनी की दीर्घकालीन संपत्ति और उत्पादकता क्षमता का निर्माण होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, मेंस का क्वेश्चन है जो जुड़ा हुआ है आपके पेपर 3 से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स, है ना। तो देखिए ये यूपीएससी के लिए है, बाकी पीसीएस वाले, स्टेट पीसीएस वाले भी लिख सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के प्रवेश से वैश्विक उपग्रह संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। स्पेस एक्स के हालिया व्यावसायिक मॉडल के संदर्भ में इस प्रवृत्ति के लाभों और इससे उत्पन्न होने वाली रणनीतिक नियामक रेगुलेटरी, है ना, या रेगुलेटरी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। ये 250 नंबर में है, ओके। आपको बस इतना ही आता, यहाँ तक ही था। और बस आपसे जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों तक पहुँचाएं, और मुझे कमेंट करके अपने सुझाव दें, मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ और किस तरह से इसको डिस्कस कर सकता हूँ, और कितनी बड़ी वीडियो होनी चाहिए। जो भी आपके सुझाव है वो आप देने की कृपा करें। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।